हेलो, वेलकम टू इट्स योर टर्न। आप सभी जहाँ तक है सुपर टेट 2022 के फ्री बैच का लुत्फ़ ले रहे होंगे। हमने धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनानी शुरू कर दी है। आप सभी उन प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को अपडेट करिए। हम इसी श्रृंखला में आज हिंदी की वीडियो लेकर आए हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स, मैथ हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, हिंदी, जीवन कौशल, सभी की वीडियोज़ यहाँ पर चल रही हैं। आप उनको जाएँ, ज्वाइन करें, अपनी तैयारी को और ज़्यादा अपडेट करें। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स को पूरा कराएंगे और साथ साथ आपके सुपर टेट की तैयारी को और मजबूती देंगे। आज इसी श्रृंखला में बारी है हिंदी के टॉपिक ट्रस्ट की। हिंदी की वर्णमाला को हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक है रस। रस की अगर हम बात करें तो शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। तो किसी नाटक, दृश्य या काव्य को पढ़कर हमारे मन में जो प्रभाव रहता है उसे रस कहते हैं। यानी कि अगर हमने किसी भी नाटक को देखा, काव्य को पढ़ा, तो जो भी हमारे मन में भाव आएगा, जो भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा, उसका वही प्रभाव उसका क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। तो सीधी सी डेफिनेशन है, किसी नाटक, दृश्य को देखकर या काव्य आदि को पढ़कर जो भी प्रभाव हमारे मन में रहता है वही प्रभाव हमारा क्या है? रस है। तो रस की बहुत आसान सी डेफिनेशन है, जो प्रभाव किसी काव्य, नाटक आदि को देखकर या काव्य को पढ़कर रहता है वही प्रभाव हमारा रस कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काव्य, नाटक। हमने देखा है कि केवल नाटक को देखकर ही नहीं, काव्यों को पढ़कर भी जो प्रभाव पड़ेगा वह भी रस के अंतर्गत ही आता है। अब जो काव्य, नाटक आदि के संपर्क में आने पर जो रस की अनुभूति होती है, यानी कि पाठक, श्रोता, दर्शक जो भी है, उसको 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। क्या बात हुई कि जो भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ रहा है किसी नाटक या दृश्य आदि को देखकर, तो जो रस की अनुभूति होगी उसको 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहली है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब ये चारों चीज़ें क्या है, इनको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है, फिर ही रस की अनुभूति होती है। सबसे पहले हमारा विभाव। तो विभाव को हम आसान शब्दों में कहेंगे कि किसी काव्य या नाटक के जो नायक नायिका हैं उन्हीं को विभाव कहा जाता है। यानी जो लीड रोल है वही हमारा क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। ठीक है। किसी भी नाटक या काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी नायका का जिक्र होगा वही हमारे विभाव के अंतर्गत रखे जाएंगे। यदि किसी में नायक नायिका नहीं है तो उसकी जो कथा वस्तु होगी, जो उसका पूरा जिसके इर्द गिर्द वो कहानी लिखी गई है या काव्य को लिखा गया है, वही कथा वस्तु, उसकी जो मेन होगी वही उसका विभाव कहलाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन, किसी काव्य के जो नायक नायिका को ही विभाव कहा जाएगा। और जहाँ नायक नायिका की अनुपस्थिति है वहाँ कथा वस्तु ही विभाव होती है। अगला हमारा टॉपिक है अनुभाव। तो अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर है, अनु प्लस भाव। तो ये जो अनु है इसका मतलब होता है पीछे या बाद में। इसका मतलब होता है पीछे या बाद में। और जो भाव मतलब है, इसको आप जानते हैं, इस भाव को हम रिलेट करेंगे विभाव से। तो अनुभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। अनु का मतलब है बाद या पीछे, और भाव विभाव, यानी नायक नायिका मिले। यहाँ तक तो विभाव था, अभी हमने पढ़ा कि नायक नायिका जहाँ पर होंगे वहाँ तक विभाव होगा। उसके बाद यानी अनु मतलब बाद में, उसके बाद जो प्रेम की अभिव्यक्ति उत्पन्न होगी उसके बाद में, तभी इसका नाम क्या रखा गया? अनुभाव। अनु का मतलब बाद में। तो नायक नायिका के बाद जो प्रेम की अभिव्यक्ति उत्पन्न होगी यही अनुभाव होगा। आप ये देखते हैं किसी भी मूवी या किसी भी नाटक को जब हम पढ़ते हैं, मूवी को देखते हैं, तो वह नायक नायिका का जब इंट्रोडक्शन हो जाता है, कहानी जब आगे बढ़ती है, तो उनके बीच प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और यही जो अभिव्यक्ति है यही अनुभाव होती है। और प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वह 4 तरीके से की जाती है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि नायक नायिका के बीच जो प्रेम होगा वह 4 तरीके से हमारी हिंदी में व्यक्त करने को, मतलब जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वह 4 तरीके से बताई जाएगी। वैसे तो अभिव्यक्ति के कई तरीके हो सकते हैं जो आपने मूवीज़ या शोज़ में या फिर किसी भी वेब सीरीज़ में देखते होंगे, लेकिन हम प्रेम की अभिव्यक्ति को 4 तरीके से पढ़ते हैं। पहला है कायिक, दूसरा सात्विक, वाचिक और आहार्य। इन 4 माध्यमों से हम प्रेम की अभिव्यक्ति को पूर्ण करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो कायिक अनुभव है हमारा, चूँकि ये अनुभव के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको अनुभव लिखा जाएगा। कायिक अनुभव क्या है? तो कायिक अनुभव जो है वो है काया शब्द से बना है, और काया शब्द का मतलब होता है शरीर। यानी कि शरीर जो कि बना है अंगों से, यानी अंग संचालन करके। ठीक है। अंगों के माध्यम से जब अपने भावों को व्यक्त किया जाता है कि इशारों से, ठीक है, अंगों के माध्यम से हमने कोई इशारा किया, कोई इंडिकेशन दिया, तो वहाँ पर कायिक अनुभव होगा। काया का मतलब है शरीर, यानी शरीर के अंगों द्वारा जिस अनुभव को या भाव को दिखाया जाएगा वह कायिक अनुभव के अंतर्गत आएगा। ठीक है। कायिक का मतलब शब्दों से ही पता लग रहा है, कायिक अनुभव यानी कि अंग संचालन, अंगों के माध्यम से, काया यानी शरीर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा वाचिक।
तो यहाँ तो शब्द से पता लग रहा हो, वाचन का मतलब होता है बोलना। वाचन का मतलब बोलना, यानी ऐसा अनुभव जो वाणी द्वारा बोल कर अपने भावों को व्यक्त किया जाता है। जब हम बोलकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं वहाँ वाचिक अनुभव होता है। ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन में एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ पर होती है वहाँ हमारा अनुभव होता है। और प्रेम की अभिव्यक्ति 4 तरीके से होती है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। कायिक में हम शरीर के अंगों के माध्यम से अंग संचालन करके भाव व्यक्त करते हैं, वाचिक में बोलकर करते हैं। अगला है हमारा सात्विक अनुभव। तो सात्विक अनुभव को जब हम पढ़ेंगे तो सात्विक अनुभव हमारे क्या होते हैं, ऐसे अनुभव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इस समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं व्यक्त हो जाते हैं। ऐसे कौन से अनुभव हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ऐसे सभी अनुभव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें डर की फीलिंग आ रही है, तो आप देखते हैं अक्सर जो नायक नायिका या कोई भी हम भी हुए, हमारे अचानक से पसीना आने लगता है, तो इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है कि हम उसको उस समय रोक लें। यदि डर की भावना उत्पन्न होगी तो पसीना निकलना लाजमी है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ऐसे सभी भाव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है वे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ कोई ऐसा कार्य हो रहा है कि अचानक से देखकर एक रोमांच मन में जागृत हो सकता है। जी, कोई सॉन्ग हो गया, कोई लिरिक्स हो गए, कोई भी ऐसी कविता पोइट्री हो गई जिसको पढ़कर हमारे अंदर एक रोमांच की फीलिंग आ जाती है, तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वे भाव, वे अनुभव आपके सात्विक अनुभव में रखे जाएंगे। ठीक है, तो सात्विक अनुभव क्या है, ऐसे अनुभव जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वे समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और ऐसे अनुभव की संख्या 8 बताई गई है। स्वेद यानी जो आपका पसीना है वह, ये भी सात्विक अनुभव के अंतर्गत, प्रकंप, कांपना, रोमांच, इस तरीके से हमारे ये 8 सात्विक अनुभव बताए गए हैं। मूर्छा आना, अन्य भी ऐसे हमारे ये सात्विक अनुभव रहते हैं। और अंतिम हमारा जो प्रेम की अभिव्यक्ति का माध्यम है वह है आहार्य अनुभव। तो ध्यान रखिएगा, आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, यानी आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपका जो ड्रेस कोड है, ये आता है आपका आहार्य अनुभव के अंतर्गत। मैं समझता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, यानी वेशभूषा के माध्यम से भाव को व्यक्त करना। अब वेशभूषा के माध्यम से कैसे भाव व्यक्त होंगे, तो यदि हम कोई पुलिस को देख, पुलिस का कोई आदमी हमारे सामने खड़ा हो तो हम देख के समझ जाते हैं पुलिस है, तो हमारे भाव उसके प्रति अलग होते हैं, यानी वेशभूषा के द्वारा। ऐसे ही अगर हम किसी जोकर को देखें तो उसकी ड्रेस को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये एक जोकर है, उसे बताना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति होगी वो वेशभूषा के द्वारा ही हो जाएगी। तो आहार्य अनुभव क्या है, जहाँ पर वेशभूषा के माध्यम से भावों को व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पर अभी हमने जब डिस्कस करा वो पहला टॉपिक था रस की परिभाषा, विभाव, अनुभव। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करने की प्रक्रिया में देखेंगे विभाव क्या है। तो नायक नायिका जो है किसी भी नाटक के, वही हमारा विभाव होंगे। यदि नायक नायिका नहीं है तो उस जो नाटक है उसकी कथा वस्तु हमारी विभाव हो जाएगी। अगला है हमारा अनुभव। तो अनुभव में मैंने बताया, अनु का मतलब है बाद में और भाव का मतलब है विभाव। तो ऐसे जो नायक नायिका के मिलने के बाद जो प्रेम की अभिव्यक्ति होगी वह हमारा अनुभव में आएगी। और प्रेम की अभिव्यक्ति 4 तरीके से होगी, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। कायिक में काया यानी शरीर के अंगों के द्वारा अंग संचालन से, वाचिक में बोलकर, सात्विक में ऐसी अनुभूतियाँ जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और आहार्य में वेशभूषा द्वारा। आगे हम बात करेंगे संचारी भाव की। तो संचारी भाव जिसको हम दूसरा नाम देते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो संचारी भाव में संचार का जो अर्थ है वह अर्थ है आना जाना, यानी कि ये होता है एक तरीके का संचरण। क्या होता है, संचरण, आना या जाना। यानी इससे आप समझ जाएंगे वे भाव जो स्थायी न हो, स्थायी न हो अर्थात आते जाते रहें, उनका प्रभाव मन पर बहुत देर तक नहीं होता। ऐसे सभी भाव, ऐसे भाव कौन से हो सकते हैं, मान लीजिए सिचुएशन जब चेंज हो रही है तो हमारे भाव भी उसी हिसाब से चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमें पेपर आता होता है तो हमारी एक्साइटमेंट अलग होती है, हमारे अंदर अलग भाव होते हैं। लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जो हमें नहीं आता, या मान लीजिए समय कम बचा और हमने देखा हमारे क्वेश्चन ज़्यादा है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारे अंदर अलग भाव उत्पन्न होते हैं डर के, जबकि पहले हमारी खुशी के। इसी तरीके से हम कोई भी मूवी सीन देखें तो अगर पहले जो नायक नायिका का मिलन है तब हमारे अलग भाव होंगे, हीरो की एंट्री, विलन की एंट्री, तो हमारे भाव वहाँ बदलते रहते हैं। तो ऐसे सभी भाव जो आते जाते रहें, जो स्थायी नहीं होंगे, यानी जिनका प्रभाव मन पर बहुत देर तक नहीं रह पाएगा। एक प्रभाव, एक जो आपके भाव है उसका प्रभाव खत्म होकर तुरंत दूसरा भाव आ जाता है सिचुएशन बदलते ही। और संचारी भाव जो हैं उनकी संख्या 33 बताई गई है। हिंदी में संचारी भाव की संख्या 33 है, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्थायी भाव को। नाम से ही पता लग रहा है, स्थायी यानी स्टेबल, स्थायी यानी
आपके जो स्टेबल हैं, जो आपका संचारी भाव था स्टेबल नहीं था, स्थायी नहीं था, लेकिन स्थायी भाव क्या होंगे? ऐसे भाव जिनका प्रभाव देर तक हमारे मन पर रहता है, ठीक है, यानी हमारे क्या होंगे? स्टेबल होंगे, देर तक, काफ़ी देर तक हमारे मन पर रहेंगे, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे मन पर देर तक रहेगा वह हमारा क्या कहलाएगा? स्थायी भाव, क्योंकि वह स्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, वह जैसे कि हम कोई मूवी देख कर आते हैं अच्छी सी, तो हम काफ़ी देर तक उसी की स्टोरी में खोए रहते हैं। कोई हमने नाटक देखा तो हमारे मन में चलता रहता है, कोई हमने काव्य पढ़ा, कोई कविता पढ़ी, कोई पोइट्री सुनी, कोई हादसा देखा, वह हमारे मन पर काफ़ी देर तक चलता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वह भाव स्थायी भाव के अंतर्गत रखे जाते हैं। और अभी हमने बात करी थी कि ऐसे ही किसी दृश्य या फिर काव्य को पढ़कर जो भाव आते हैं वे हमारे रस कहलाते हैं। तो स्थायी भाव को ही रस भी कहते हैं। स्थायी भाव क्या है? रस है। रस क्या है? जो भाव हमारे मन में आए, और वही भाव देर तक हैं तो वो स्थायी भाव है, ठीक है। तो हर रस, पहले रस आएगा, फिर उसका अगर वह स्थायी है तो वही इसका स्थायी भाव भी होगा। तो हिंदी में रस की संख्या कुल 9 बताई गई है। धीरे धीरे हम रस और उनके स्थायी भाव की भी चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा रस है वह है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रहेगा रति या प्रेम। फिर है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। फिर है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। फिर है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। फिर है रौद्र रस, स्थायी भाव रहेगा क्रोध। वीभत्स रस, स्थायी भाव रहेगा जुगुप्सा या घृणा। फिर है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। और अंतिम और हमारा आठवां जो है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। और अंतिम जो है वह हमारा शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, ठीक है। यहाँ हमने एक लाइन लिखी है, क्वेश्चन 100% आता है इससे, यानी स्थायी भाव और रस से क्वेश्चन 100% आता है। किस रस का स्थायी भाव क्या है और किस स्थायी भाव, ये स्थायी भाव किस रस का है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे कुल 9 जो है रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, वीभत्स, अद्भुत, भयानक, शांत। ये हमारे 9 रस हैं और इन्हीं 9 रस के स्थायी भाव उनके सामने लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इससे क्वेश्चन 100% आता है। आगे हिंदी में बाद में 2 रस और जोड़े गए। जिसमें पहला है वात्सल्य रस, दूसरा है भक्ति रस। और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्थायी भाव, वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वह रहेगा वात्सल्य या फिर पुत्र पुत्री विषयक रति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव पुत्र पुत्री विषयक रति या फिर वात्सल्य। अगला है हमारा भक्ति रस, वह उसका स्थायी भाव होगा हमारा भक्ति या ईश्वर विषयक रति, यानी ईश्वर की जो भक्ति है, ईश्वर का जो विषयक रति है, वही हमारा भक्ति रस के अंतर्गत आता है। और आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ रस की 2 परंपराएं बताई गई हैं, ठीक है। हमारे यहाँ रस की 2 परंपराएं बताई गई हैं। एक है भरत मुनि की परंपरा, जिनके अनुसार 8 रस बताए गए हैं और इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, इसीलिए इनके अनुसार 8 रस कितने हैं? 8। और एक है मुनि द्रोहिण की परंपरा, रस परंपरा, इसमें इन्होंने 9 रस माने, यानी उन्हें शांत को भी रस माना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भरत मुनि की परंपरा के अनुसार रसों की संख्या 8 रहेगी और द्रोहिण के अनुसार रसों की संख्या वह 9 रहेगी, यानी भरत ने शांत रस को रस नहीं माना है और हमारे द्रोहिण ने 9 रस माने हैं, जिसमें उन्होंने शांत रस को भी रस माना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद हम सारे रस की 1 बाय 1 चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। हमारे साथ बने रहें, बताएं वीडियो कैसी लगी। हमने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी डेफिनेशन, सारी चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड कराई। आप वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। और इसी तरीके से दूसरी वीडियो हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम रसों की पूरी डिटेल्स में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।